नोएडा के सेक्टर 31 के पास एक गांव निठारी में एक 14 साल की लड़की पानी की टंकी के नीचे खेल रही थी, लेकिन उस दिन के बाद में वो वापस लौटकर नहीं आई। तो उसके पिता ने पुलिस में उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके लगभग 1 महीने बाद में उसी टंकी के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे और वो सारे के सारे बच्चे वहाँ से गायब हो गए। और अगले 6 महीने में कई बच्चों के गुमशुदगी की शिकायत आई, लेकिन पुलिस ने उनकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी। पूरा 1 साल बीत चुका था, ना कोई बच्चा मिला, ना वापस कभी लौटकर आया। मई 2005 से जून 2006 तक निठारी गांव के लगभग 20 से ज़्यादा बच्चे गायब हो चुके थे, लेकिन 2006 में एक ऐसा मिसिंग केस सामने आया जिसकी वजह से निठारी केस का हॉरिबल ट्रुथ सामने आया। इस बार कोई बच्चा नहीं बल्कि एक एडल्ट लड़की गायब हो गई थी। आखिर इतने सारे बच्चों को किसने किडनैप किया और उनके साथ हुआ क्या, ये तो आप लोगों को इस वीडियो में पता ही चल जाएगा। सो टुडे वी टॉक अबाउट 2006 निठारी कांड। नोएडा के पास में एक गांव है निठारी, जिसके एक साइड सेक्टर 31 जिसमें बहुत अच्छे मकान हैं और उसके दूसरी साइड ही कच्चे मकानों की एक बस्ती है जिसमें मजदूर रहते थे और ज़्यादातर बच्चे इसी बस्ती से गायब हुए थे। सेक्टर 31 और ये जो कच्चे मकान हैं, इन दोनों एरिया को एक टंकी डिवाइड करती थी और इसी टंकी के नीचे एक नाली थी जिससे पानी बहता था। और इसी नाली के ठीक पीछे सेक्टर 31 का एक मकान था जिसका नंबर था D5। 7 मई 2006 को नंदलाल की 21 साल की बेटी पायल इसी मकान D5 के सामने गायब हो जाती है। जब वह रात तक भी वापस लौटकर नहीं आई तो उसके पिता ने आसपास सभी से पूछताछ करी। पूछताछ करते करते उनकी बात एक ऑटो रिक्शा वाले से हुई। उसने बताया कि उनकी बेटी को उसी ने सेक्टर 31 के D5 मकान के सामने छोड़ा था। पायल ने उस ऑटो रिक्शा वाले को किराया नहीं दिया था और उसने बोला, भैया आप यहीं रुको, मैं अभी वापस आती हूँ। इसीलिए वो ऑटो रिक्शा वाला पायल के इंतजार में उसी घर के सामने खड़ा था, लेकिन बहुत देर होने के बाद में भी पायल वापस नहीं आई थी। तब उस ऑटो रिक्शा वाले ने उस घर की बेल बजाई तो सामने से गेट खोला सुरेंद्र कोहली ने, जो कि उस घर का सर्वेंट था। तो ऑटो रिक्शा वाले ने उस सर्वेंट से पूछा कि पायल कहाँ है, तो उसने बोला कि पायल तो चली गई। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जब से पायल अंदर गई थी उस घर में तब से वो ऑटो रिक्शा वाला वहीं पे खड़ा था और उसने पायल को वापस आते हुए नहीं देखा था। बात को संभालने के लिए सुरेंद्र ने कहा कि वह घर के पीछे के रास्ते से चली गई। ये सब सुनकर ऑटो वाला वहां से वापस आ जाता है। जब पायल के पिता ने ये सब कुछ सुना तो वह पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस ने उनको ये कहकर वहां से भेज दिया कि लड़की है, किसी के साथ भाग गई होगी। लेकिन नंदलाल जी ने हार नहीं मानी। वो लगातार 1 महीने तक पुलिस के पास आते रहे कंप्लेन लिखवाने के लिए। जून 2006 में नंदलाल के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो वो लास्ट में नोएडा के एसएसपी के पास गए। एसएसपी को जब ये सब बातें पता चली तो उन्होंने पुलिस को ऑर्डर दिया कि वह इस केस की अच्छे से जांच करें। तो सबसे पहले पायल का फोन ट्रेस किया गया, जिससे पता चला कि उस D5 घर में 7 मई की शाम तक पायल का फोन एक्टिव था और उस ऑटो रिक्शा वाले के जाने के बाद में वो फ़ोन डीएक्टिवेट किया गया। और जब पायल के फ़ोन की कॉल डिटेलिंग निकाली गई तो उससे पता चला कि लास्ट कॉल सुरेंद्र का था। इन सब के बेसिस के आधार पे पुलिस ने सुरेंद्र को अरेस्ट किया। अभी तक सिर्फ एक ही नाम सामने आया था, उससे कुछ इन्वेस्टिगेशन हो पाती या पता चल पाता कि आखिर पायल है कहाँ। उससे पहले ही सुरेंद्र के मालिक D5 के ओनर ने उसे छुड़वा लिया और उस ओनर का नाम था मोनिंद्र सिंह। D5 में सुरेंद्र और एक काम करने वाली माया रहती थी। मोनिंद्र वहाँ पर सिर्फ कभी कभी आता था, वो भी अय्याशी करने के लिए। मोनिंद्र की फैमिली उसके साथ नहीं रहती थी और इसीलिए कई बार वह अपने मकान पर लड़कियों या कॉल गर्ल्स को बुलाता था और उनके साथ रात बिताता था। सुरेंद्र अपने मालिक की इन सब में मदद करता औरतों और बच्चों को लाने के लिए, और शायद इसीलिए उसने नंदलाल की बेटी पायल को भी वहाँ पर बुलाया था। नंदलाल को ये कहकर डिफेम किया गया कि तुम बताओ ना कि तुम्हारी बेटी क्या काम करती है, पूरे समाज को बताओ कि तुम्हारी बेटी कैसा काम करती है। बेसिकली इट्स मीन कि पायल वर्कर थी। नंदलाल ने कहा कि उनकी बेटी जो भी करती थी वह उनकी मजबूरी की वजह से करती थी, लेकिन इस वजह से उसे ढूंढने में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुरेंद्र के छूट जाने के बाद में पुलिस ने नंदलाल की फिर से एक बात तक नहीं सुनी। तब नंदलाल कोर्ट के पास गए और कोर्ट की तो पुलिस को माननी ही पड़ी। पुलिस ने जब पूछताछ करी तो उनको पता चला कि नंदलाल पिछले कुछ महीनों से अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिससे उनको पता चला कि पिछले 2 साल में जितने भी बच्चे और औरतें जो गायब हुई थी वह इसी सेक्टर 31 के D5 मकान के सामने लास्ट बार देखे गए थे। तब पुलिस उस जगह पर गई और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी तो उस टंकी के नीचे जो नाली थी उसमें उनको प्लास्टिक के बहुत सारे बैग्स मिले जो कि इंसानों की हड्डियों से भरे पड़े थे। 17 स्कल्स एंड बोन्स मिली जिनमें से 11 लड़कियों की थी। ये सारे के
सारे प्लास्टिक बैग उस D5 मकान के ठीक पीछे थे। इससे ये तो क्लियर हो रहा था कि जो इस घर में रहता है उन्हीं ने कुछ किया है। 29 सितंबर 2006 को मोनिंद्र और सुरेंद्र को पुलिस ने अरेस्ट किया। इसके बाद में ड्रेन से और भी प्लास्टिक बैग्स मिले जिनमें बॉडी पार्ट्स थे और इनमें हाफ बॉडी पार्ट्स ही थे, जिससे एग्जैक्ट पुलिस विक्टिम की पहचान तक नहीं कर पा रही थी। उनसे जो DNA था उन्हीं के बेसिस पर पुलिस उनकी पहचान कर रही थी। पुलिस ने तो रिपोर्ट दर्ज ही नहीं करी थी, तो उनके पास में कोई रिकॉर्ड था ही नहीं कि कौन बच्चे मिसिंग हुए थे और किनकी बॉडी ये हो सकती हैं। इतना कुछ पता चलने के बाद में ये केस मीडिया में चारों तरफ फैल चुका था। लोगों को जस्टिस चाहिए था और उनको सच जानना था कि आखिर हुआ क्या। इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए पुलिस ने 11 जनवरी 2007 को ये केस CBI को दे दिया ताकि वह उन दोनों से सच्चाई निकलवा सके, क्योंकि उन दोनों ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया था। उसके बाद में जो सच्चाई पता चली ना, लोग उसको सुनने के लिए अभी तैयार थे ही नहीं। जो पता चला उससे साफ साफ क्लियर हो रहा था कि मोनिंद्र और सुरेंद्र इंसान हो ही नहीं सकते, वो हैवान ही थे। 2 महीने 6 दिन तक अरेस्ट रहने के बाद भी D5 का जो नौकर था उसके खिलाफ पुलिस को एक सबूत तक नहीं मिला था। हालांकि वो सारे के सारे बैग उस D5 मकान के पीछे ही मिले थे, लेकिन इसका क्या प्रूफ था कि ये सब उन्हीं ने किया है। 27 फरवरी 2008 को सुरेंद्र का कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया, जो कि बहुत ही हॉरिफाई था। सुरेंद्र कोहली ने बताया कि वह अपने मालिक के घर में कई लोगों को लेकर आता था, जिनमें 9 लड़कियां, 2 बच्चे और 5 औरतें थी, जिसके बाद वह उनको मारकर उनकी मरी हुई बॉडी के साथ दुष्कर्म करता था। वह उन बॉडीज को घसीटता हुआ ऊपर के बाथरूम में ले जाता और बाथटब में रखता था। वो बॉडीज खून से लथपथ होती, फिर भी वह हैवान नहीं रुकता और उनके साथ दुष्कर्म करता रहता। उसके बाद वह उन बॉडीज को काटता। कभी कभी उनमें से कुछ बॉडी पार्ट्स को वह अपने पास रखता और बाकी के जो बॉडी पार्ट्स थे उनको प्लास्टिक के जो बैग्स होते उनमें पैक करके अपने घर के पीछे की तरफ फेंक देता था। और जिन बॉडी पार्ट्स को वो अपने पास रखता उनको पकाकर और कभी कभी तो उनको कच्चा ही खा जाता था। मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। लगभग 20 से ज़्यादा कत्ल हुए उस घर में और कोहली के मुताबिक वो सब उसने अकेले किए। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उस घर में किसी ने भी कभी किसी के चीखने की आवाज़ तक नहीं सुनी। एक डॉक्टर के मुताबिक इन बॉडीज को जिस तरह से काटा गया उससे ये हिंट मिल रहा था कि कत्ल के पीछे ऑर्गन ट्रेडिंग का मोटिव हो सकता है। लेकिन सुरेंद्र कोहली का जो कन्फेशन था वह इससे बिल्कुल अलग था। उसने तो यह सब कुछ वाइल्ड फैंटेसी और इल्यूजन की वजह से किया था। मोनिंद्र और सुरेंद्र का तो मोटिव ही क्लियर नहीं हो पा रहा था और ना ही उनका कोई ऐसा पैटर्न था लोगों को किडनैप करने में। आखिर ये पॉसिबल हो कैसे सकता है कि 2 साल तक यह सब कुछ चला और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। सारे कत्ल दिन में हुए तो किसी को कभी कुछ सुनाई ही नहीं दिया, और जब वह उन बॉडीज को ड्रेन में फेंकता तो कभी किसी ने उसको देखा तक नहीं, और ना ही कभी उन आस पड़ोसियों को उन बॉडी की स्मेल्स आई और ना ही उन्होंने कभी शिकायत करी। ये सब कैसा पॉसिबल हो सकता है। 29 फरवरी को सुरेंद्र को CBI ने डेथ सेंटेंस सुनाई दुष्कर्म और मर्डर के केस में। दिसंबर में इलाहाबाद कोर्ट ने मोनिंद्र और सुरेंद्र को डेथ सेंटेंस सुनाई। उसके बाद में उनके लॉयर ने डेथ पेनल्टी से उनको सेव किया, क्योंकि उनके ऊपर कोई पुख्ता सबूत थे ही नहीं। इवन सुरेंद्र कोहली ने अपने कन्फेशन में सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था, इसीलिए उसको ताउम्र की जेल की सजा और डेथ की सजा सुनाई गई। और मोनिंद्र 7 साल की सजा काटने के बाद में अब आराम से खुलेआम घूम रहा है। मे भी इस केस में और भी कई लोगों का हाथ होगा जो कि चीजें सामने आई ही नहीं। काश नोएडा पुलिस ने पहले ही इस केस पे ध्यान दे लिया होता जब 1-2 बच्चे गायब हुए थे, तो इतने लोगों की शायद जान कभी जाती ही नहीं। आज का ये केस यहीं पे खत्म होता है। आप लोगों से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।